So what is doctrine of severability? Doctrine of severability also popularly known as doctrine of separability. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो आप क्या लिख के आएंगे, उसके लिए आपको एक लेमन लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि भाई ये सेवेरेबिलिटी है क्या। इसके अलावा और भी बहुत पॉपुलर डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, और भी बहुत से डॉक्ट्रिन्स हैं। वन बाय वन हम सारे आपके लिए कवर करते जाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेंस में पहुंचते हुए। और छोटी छोटी वीडियोस होंगी 4-4 5-5 मिनट की, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो मे बी 2-4 मिनट और भी लग सकते हैं, रिगार्डलेस टू से। सो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, देखते हैं, आइए जानते हैं। पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं कि देखिए, संविधान जब बन गया, संविधान बनने से पहले भी तो लॉज थे। तो संविधान के बनने से पहले जो लॉज थे, नॉट नेसेसरीली वो जो लॉज थे वो सही थे। हो सकता है जब हमने संविधान बनाया वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, वो उसके उलट चल रहे हो, तो ऐसे में हम उन लॉज का क्या करें जो हमारे संविधान से पहले थे, नंबर 1। नंबर 2, संविधान बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे एग्जिस्टेंस में आने के बाद भी तो पार्लियामेंट हो सकता है कुछ ऐसे लॉज बना दे जो हमारे संविधान के अगेंस्ट ही जा रहे हो। तो ऐसे में उन लॉज का क्या करें? तो इन शॉर्ट हमारा आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट विल बी वॉइड। कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, दैट विल बी वॉइड, उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज दोनों को खारिज कर देना चाहिए। बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्हाट इफ 5-6 प्रोविजंस में से, 5-6 सेक्शंस में से सपोज कीजिए सिर्फ और सिर्फ एक सब सेक्शन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। सिमिलरली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में भी कुछ एक आधा पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बाकी सारा लॉ ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? यहीं पर हमारे एग्जिस्टेंस में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉज विच आर डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी वैलिडिटी को जांचना कैसे? अब सुप्रीम कोर्ट कहता कि जरूरी थोड़ी है सारा लॉ ही आपको खारिज करना है, वो वाला हिस्सा लॉ का खारिज कर दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। वाई टू नलीफाई और डिक्लेयर द एंटायर लॉ एज वॉइड? इट शुड नॉट हैपन। सो सिमिलरली चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, दोनों को आइडेंटिफाई करो, जो जो गलत चीजें हैं उनको पकड़ के बाहर फेंक दो। फॉर एग्जाम्पल, पानी में हम फिल्टर लगाते हैं, अब पानी की इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, सारे पानी को तो नहीं फेंक दिया जाता, तो पानी की इंप्योरिटीज फिल्टर से क्या होती है? रिमूव हो जाती है। सिमिलरली यहां पर ये फिल्टर टेस्ट ही आप समझिए। फिल्टर टेस्ट क्या है? ये कि अगर कोई लॉ के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है तो सिर्फ उस प्रॉब्लमेटिक चीज को बाहर निकाल दीजिए, पूरे लॉ को बाहर नहीं निकालना। दैट इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा की बात कर रहे हो आर्टिकल 13(1), चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13(2). Is that clear guys? अब देखते हैं इसको। तो डॉक्ट्रिन वाज डिवाइस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉज व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सारा कुछ यहां है। When a part of the law is declared as constitutional, then a question arises when the whole of the law is to be declared void or only that part of the law which is unconstitutional should be declared as void। तो जब भी किसी लॉ को डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो क्वेश्चन आता है कि वेदर सारे लॉ को डिक्लेयर करें वॉइड या फिर सिर्फ उस हिस्से को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमें लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ द ऑफेंडिंग प्रोविजन ऑफ द लॉ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोविजन विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देन ओनली दैट पार्ट ऑफ लॉ विच इज ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एंड नॉट द होल। तो अगर तो सेपरेट कर सकते हो आप उस पार्ट को जो ऑफेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर तो उसको सेपरेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। लेकिन अगर आप सेपरेट कर ही नहीं पा रहे, फिर पूरे लॉ को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही यहां पर बात की गई है। सो इन अदर वर्ड्स, इफ द इनवैलिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, देन द रेस्ट मे कंटिन्यू टू बी वैलिड एंड ऑपरेटिव एंड द वन व्हिच इज ऑफेंडिंग शुड बी सेपरेटेड। दैट इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 13(1) डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड डिक्लेयर्स दैट ऑल सच लॉज आर वॉइड टू द एक्सटेंट which they are inconsistent with the fundamental rights. Article 13(2) deals with the post-constitutional laws and prohibits the state from making laws which takes away or abridges the fundamental rights. So already explained, अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा टेक्निकल लैंग्वेजेस, तो जो मैंने बोला सिर्फ उसको याद रखिए कि पूरे लॉ को खारिज करने से अच्छा है उसमें से वो पॉइंट्स निकाल के खारिज कर दिए जाएं
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफेंड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बस अब देखते हैं केसेस इसके रिगार्डिंग। तो इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड द जजमेंट्स आर गिवन बिलो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट केसेस जानने बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इनके नाम तो आपको पता होने जरूरी है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, मेंस में भी, जहां आपको जजमेंट भी एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है। तो इट इज फॉर यू टू सिट एंड इत्मीनान से इसको पढ़िए और समझिए। जैसे AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या बोला गया था। तो AK गोपालन केस बहुत पॉपुलर केस है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस है। एंड इसी केस के अंदर हमने क्या देखा था, इसी केस के अंदर हमने देखा था फर्दर मेनका गांधी केस। यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में चर्चा की गई थी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बारे में चर्चा की गई थी। अब AK गोपालन केस क्या कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट, इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब AK गोपालन कौन थे, वो द वेरी टॉल कॉम्युनिस्ट लीडर जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन किया गया था। अब जब डिटेंशन हुई तो उसमें सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को क्या किया गया, डिटेन किया, आई मीन टू से सेक्शन 14 को स्ट्रक डाउन किया गया ऑन द ग्राउंड्स के वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट डिक्लेयर्ड रेस्ट ऑफ द एक्ट एज वैलिड एंड इफेक्टिव। हाउएवर इनकी जो डिटेंशन थी उसको भी लॉफुल ही बोला गया था। बट एनीवे हम तो सेवरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसरा, they declared 8 sections of the Bombay Prohibition Act as ultra wide. So the see 1949 that means pre constitution, कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस से पहले के लॉ के बारे में बात हो रही है। कौन सा लॉ था, 8 sections of the Bombay Prohibition Act 1949 as ultra vires on the grounds of the infringement of the fundamental rights. It held that the void provision did not affect the validity of the entire act. So बाकी एक्ट को सही किया गया। सेम ही चीज बात हो रही है, सेम वे RMD चंबर बोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसमें भी सेम ही चीजों को स्ट्रक डाउन करके बोला गया था कि बाकी जो लॉ है वो वैलिड है। मिनर्वा मिल्स केस में भी इट वाज अ टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 4 and 55 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर बीइंग बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बाकी सारी चीजों को बोला हाँ ठीक है बात, बाकी सारी चीजें लग सकती हैं। देन क्योटो होलोहन केस में भी हमें ये देखने को मिलता है, जिसको डिफेक्शन केस भी बोलते हैं, हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी देखा था ये। तो इट डिक्लेयर्ड पैराग्राफ 7 ऑफ द 10th शेड्यूल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाकी सारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ था 52nd अमेंडमेंट थी उसको क्या बोला गया कि ये वैलिड है। तो गाइस अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, कि लॉ के सिर्फ उस हिस्से को सेपरेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो जो कॉन्स्टिट्यूशन को तंग कर रहा है, बाकी सारा लॉ क्या रहेगा, सही रहेगा इफ पॉसिबल। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो सारा लॉ क्या होएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होएगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है आर्टिकल 13(1), चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस के बाद का है आर्टिकल 13(2). थैंक यू वेरी मच।